Hello everyone. Today I will discuss about risk assessment. तो चलिए शुरू करते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो रिस्क असेसमेंट का सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखे हैं। तो उसका मतलब हम बता देते हैं कि रिस्क का मतलब खतरा है, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन करना, यानी खतरे का मूल्यांकन करना। ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उस हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद फिर जो एप्रोप्रिएट या उचित प्रकार का कंट्रोल मेजर्स होगा, जो उस रिस्क को कम करे या ख़त्म करे या इतना ज़रूर कम कर दे जो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए, वहाँ तक लेके आ जाने का जो भी कंट्रोल मेजर हमको इम्प्रूव करना है या जो भी वहाँ हमको लागू करना है, यही पूरे एक प्रोसेस करने का नाम रिस्क असेसमेंट है। कुल मिला के बहुत आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उस हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मूल्यांकन करते हैं ताकि उसके उस रिस्क का लेवल का हम पता लगा सकें। फिर उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ताकि एक्सेप्टेबल लेवल, यानी इतना कम हो जाए कि वो बिल्कुल ना के बराबर हो, या अगर हो भी तो उससे माइनर इंजरी होने की संभावना भी ना हो, उस लेवल पे आ जाए। तो हम लोग उसको करने का जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उसी का नाम रिस्क असेसमेंट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है किसी भी एक्टिविटीज़ का, किसी भी काम का, ताकि हेल्थ, सेफ्टी और उससे जुड़े हुए जो भी कंप्लायंस है उसको हम इंश्योर कर सकें। रिस्क असेसमेंट के जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको याद नहीं रख पाते हैं या याद नहीं रखते हैं। तो हम बता दें कि रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स हैं और 5 रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स को याद रखने का एक आसान तरीका है IIERR। IIERR। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो आई, एक आई का मतलब आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। सबसे पहला स्टेप्स होता है हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप जो होता है आइडेंटिफाइंग द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। ठीक है। तीसरा है इवेल्युएटिंग द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। चौथा है रिकॉर्ड्स द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। और पांचवा है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। यही चीज़ एक इमेज के माध्यम से हम आपको दिखाए हैं, दर्शाए हैं। अब सारे स्टेप्स पर हम विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आगे हम इस पर पूरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क असेसमेंट का, कि रिस्क असेसमेंट करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या पर्पस है, क्यों रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क असेसमेंट करने का उद्देश्य होता है वो होता है कि पोटेंशियल हैजर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। यानी जिस एक्टिविटीज़ का या जिस वर्क का हम रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, उस वर्क से रिलेटेड जो भी, उस एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो भी हैजर्ड्स हैं उसको अच्छे से हम आइडेंटिफाई करें। यानी जो हैजर्ड्स पोटेंशियल हैं उनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें, चिन्हित करें। दूसरा है कि एवेल्युएट द लेवल ऑफ रिस्क। वो जो रिस्क है उसका लेवल क्या है, यानी उसका लाइक्लीहुड क्या है, उसका सेवेरिटी रेट क्या है, यानी उसके होने की क्या संभावनाएं हैं। अगर हो जाएंगी तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या है, तो हम ये भी तय करते हैं रिस्क असेसमेंट के माध्यम से। उसके बाद रिकमेंड सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। अगर वो पोटेंशियल हैजर्ड्स है तो कौन सा सूटेबल कंट्रोल मेजर हम लगाएंगे कि वो हैजर्ड्स कम से कम एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए। यानी कोई आदमी काम करे तो उसको किसी तरह की इंजुरी ना हो, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह का उनको कोई इश्यू ना हो। तो कौन सा सूटेबल कंट्रोल मेजर्स, कौन सा उचित प्रकार का सुरक्षा के जो मानक हैं, वो हम उपाय हैं, वो हम लागू करेंगे ताकि वो हैजर्ड एक्सेप्टेबल पे आ जाए।
उसके बाद जो उद्देश्य में से चौथा है कि इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए रिस्क असेसमेंट करना ये लीगल है, और रिस्क असेसमेंट करना लीगल होने के साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशनल भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसीलिए लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लायंस यानी उसका पालन करते हुए उसको इंश्योर किया जाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स में से आता है। यानी हम इस रिस्क असेसमेंट के माध्यम से लीगल जो हमारे ऊपर या ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट है उसको भी हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स का, इसको भी हम रिस्क असेसमेंट के माध्यम से क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को इसके माध्यम से प्रोटेक्ट करते हैं, विजिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि सबसे हम तो समझते हैं इम्पोर्टेंट यही है हमारा कि रिस्क असेसमेंट के माध्यम से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी विजिटर्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट हैं, उन सब को हम सेफ रख सकें, उन सब को हानि पहुंचने से, किसी तरह के हार्म पहुंचने से उसको हम बचा सकें। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिस्क असेसमेंट करने का, या उद्देश्य होते हैं हमारे रिस्क असेसमेंट करने का। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट करने से फ़ायदे क्या होते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो जो भी पोटेंशियल हैज़र्ड्स होते हैं उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, और हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जो उसका सूटेबल कंट्रोल मेजर्स होता है आप उसको रिकमेंड करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो डेफिनेटली जब ये होगा तो एक्सीडेंट क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, इंजरीज कम हो जाएगी, तो फिर जो इलनेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली फ़ायदा यही हुआ हमारा कि एक्सीडेंट कम होगा, इंजरीज कम होगी, इलनेस कम होगा, अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो। उसके बाद जब ये सब कुछ होगा ही नहीं, यानी एक्सीडेंट नहीं होगा, इंजरीज नहीं होगी, इलनेस नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो वर्कर्स वहाँ काम करेंगे तो उनके काम करने का जो क्वालिटी होगा वो भी बेहतर होगा। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी भी इससे हमारा इम्प्रूव होगा, और वर्कर का जो मोराल है, उनका नैतिक है, वो भी हमारा इससे इम्प्रूव होगा। आगे हम बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट करने से हेल्थ एंड सेफ्टी जो लॉज हैं उसको भी हम पालन करते हैं। ठीक है। क्योंकि रिस्क असेसमेंट करना लीगली भी ज़रूरी है, और एज पर हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। तो अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो इसका बेनिफिट्स हमको ये भी मिलता है कि हम लीगल कंप्लायंस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, लीगल कंप्लायंस का हम पालन करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या हमको बेनिफिट्स होते हैं, तो डेफिनेटली जब एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, और फाइनेंशियल लॉसेस होने के साथ साथ हमारा वर्क जो होगा वो भी हॉल्ट होगा, काम रुक जाएगा, वर्कर हो सकता है कि स्ट्राइक में जाए, इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, और जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो भी हमारे कंपनी में आ सकती है। तो इससे बहुत सारे हमारे जो है फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। इसका अलग से वीडियो मेरा बना हुआ है कि एक्सीडेंट होने से क्या क्या फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में होते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में होते हैं। तो डेफिनेटली इससे भी क्या होगा, बचा जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं, डाउन टाइम हमारे जो होने वाले डाउन टाइम जो हमारे होने वाले हैं, तो इससे भी हमारा क्या होगा, बचाव होगा। ये भी हमारा फायदा है रिस्क असेसमेंट का। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोमोट्स पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का मतलब यह है कि जिस कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क असेसमेंट होता है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट कम होता है, इंजरीज कम होते हैं, इलनेस कम होते हैं। तो वहाँ का जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वो बहुत बेहतर होता है और पॉजिटिव होता है। आगे अब हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टेप्स है उससे पहले थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं हेजर्ट्स के बारे में कि हेजर्ट्स क्या होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हार्म पहुंचाने की क्षमता हो वो हमारा हेजर्ट्स होता है। एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी चीज़ जिसके अंदर हार्म पहुंचाने की क्षमता हो वो हमारा हेजर्ट्स कहलाता है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल्स हैं, वर्किंग एट हाइट है। रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क का डेफिनेशन है कि द लाइकलीहुड दैट अ हेजर्ड विल कॉज हार्म, है ना, वो संभावना है जिससे कोई हैज़र्ड हमको हार्म पहुंचाए। ठीक है। और उसमें सिविरिटी भी रहती है, उसमें हमारे
जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी रहती है, और साथ ही साथ जो लाइक्लीहुड है वो भी रहती है। ठीक है। कंट्रोल मेजर की अगर हम बात करें तो कंट्रोल मेजर का मतलब है वो एक्शन जिससे हम किसी रिस्क को क्या करते हैं, कम करने के लिए लागू करते हैं, जिससे हम किसी रिस्क को हटाने, रिमूव करने के लिए जो एक्शन लेते हैं या जो भी एक्शन लिया जाता है या जो कुछ भी कंट्रोल मेजर्स लागू किया जाता है वही हमारा कंट्रोल मेजर्स है, जैसे कि पीपी है, ट्रेनिंग है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स वगैरह है। अब हम यहाँ बात करेंगे जो 5 स्टेप्स हैं रिस्क असेसमेंट का, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स में आता है वो आता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड। हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी चीज जिससे हमको हार्म पहुंचे वो क्या है, हैजर्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करने का जो स्टेप्स है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वर्क प्लेस है, मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उसको हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। उसका बहुत अच्छे से हम इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और पता लगाते हैं कि इन सारे वर्क प्लेस में, मटेरियल में, इक्विपमेंट में, एक्टिविटीज में किसी तरह का हार्म पहुंचाने की कोई क्षमता तो नहीं है, किसी तरह का हैजर्ड्स तो नहीं है, किसी तरह का रिस्क तो नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि क्या इस काम में इससे पहले किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, तो उस रिकॉर्ड को भी एक बार हम क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक हम वर्क प्लेस पे गए और वहां देखे कि पावर केबल जो है फ्लोर पे गिरा हुआ है। ठीक है। तो ये एक हैजर्ड है जो आइडेंटिफाई किया गया। कैसे? क्योंकि यहाँ ट्रिप हैजर्ड है, क्योंकि बिजली का केबल या बिजली का तार फ्लोर पे गिरा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो डेफिनेटली जब वर्कर उधर से आना जाना करेंगे तो वो ट्रिप कर जाएंगे, पैर में उसका तार फंस जाएगा और इस तरह से वो तार में उलझकर गिर जाएंगे। तो तार का, पावर केबल का इस तरह से फ्लोर पे पड़ा रहना ये ट्रिप हैजर्ड है। तो रिस्क असेसमेंट के पहले स्टेप के माध्यम से हमने क्या किया, इस ट्रिप हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया जो केबल के रूप में पड़ा हुआ था। अब अगला स्टेप हमारा जो होता है वो अगला स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। अब हम अगला स्टेप में ये देखते हैं कि कौन इस हैजर्ड से प्रभावित होंगे, इस हैजर्ड का कौन सामना करेंगे और कैसे करेंगे। अब हम लोग इसको तय करते हैं। तो देखें कि एक तार फ्लोर पे गिरा हुआ है, एक केबल पड़ा हुआ है, तो अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि कौन कौन, जैसे वर्कर्स हैं वो इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। और जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज क्या हो सकते हैं, अगर जिधर तार बिखरा हुआ है अगर उधर से चलेंगे तो ट्रिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे, और ट्रिप करेंगे और गिर जाएंगे तो उसको इंजरी हो सकती है। विजिटर्स भी, अगर कोई विजिटर्स अगर घूमने के लिए इधर आते हैं तो क्योंकि वो इतना फेमिलियर नहीं है, यहाँ एरिया के बारे में उनको पता नहीं है और तार बिखरा हुआ है तो शायद वो ध्यान भी ना दें, तो ज़्यादा चांसेस है विजिटर के साथ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप कर जाएं, गिर जाएं और इंजर्ड हो जाएं। ठीक है। और वुल्नरेबल ग्रुप्स जैसे प्रेग्नेंट वर्कर्स हैं तो वो भी काफ़ी मतलब सीरियस इंजर्ड होने की संभावना है अगर वो गिरती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, प्रेग्नेंट हैं। तो कौन कौन लोग यहाँ इस हैजर्ड से प्रभावित हो सकते हैं, तो नंबर वन एम्प्लॉयज जो लोग वहाँ काम करते हैं, दूसरा विजिटर्स जो वहाँ घूमने के लिए विजिट करने के लिए आते हैं, तीसरा वुनरेबल ग्रुप्स जो हैं जैसे प्रेग्नेंट वर्कर हैं। ये तीन तरह के लोग सबसे ज्यादा इस हैजर्ड्स के क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि कौन लोग इस हैजर्ड से हार्म हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। अब हम तीसरा स्टेप्स की बात करेंगे। तीसरा स्टेप्स में ये होता है कि इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। हम रिस्क को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि रिस्क के अंदर लाइक्लीहुड कितना है, यानी कितना चांसेस है इस हैजर्ड्स के होने का, और अगर ये हो जाता है उसकी सिविरिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हार्म का क्या आउटकम निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। यानी जैसे आसान शब्द में कहें तो तीसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि कितना होने की संभावना है, और हो जाएगा तो किस लेवल पे उसको चोट लगेगी, किस लेवल पे उसको जख्मी होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें देखते हैं, इसलिए इसका नाम ही रखा है कि इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, कि हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, रिस्क का मूल्यांकन करते हैं
और ये तय करते हैं कि इसका प्रिकॉशन क्या लिया जाए। ठीक है, तो प्रिकॉशन लेने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो एक मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हम लोग उस मेथड का क्या करते हैं, प्रयोग। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल के माध्यम से क्या करेंगे, रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। तो इसका सबसे पहले तरीका जो होता है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का, तो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम क्या करेंगे, केबल को वहां से हटा देंगे, यानी जिस रास्ते में केबल गिरा हुआ है वहां से हम हटा देंगे। यही मेरा एक रास्ता सबसे बेस्ट है। और नहीं तो हम सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ सकते हैं। अगर मान के चलिए तार को हटाना पॉसिबल नहीं है हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, पहला तो एलिमिनेशन का मेथड कहता है कि हटाइए आप। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूट का रास्ता हम अपनाएंगे, यानी उसकी जगह कुछ और हम अपनाएंगे कि तार भी रहे और काम भी हो जाए। तो जैसे हम तार को क्या करेंगे, ओवरहेड में जैसे ऊपर से तार को हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, तीसरा तरीका होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल का, यानी केबल को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, कवर के साथ हम तार को कहीं फिक्स कर देंगे, ताकि जब फिक्स होकर रहेगा तो इधर उधर वो नहीं बिखरा रहेगा। चौथा मेथड जो हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी वार्निंग साइन लगा देंगे, जिधर जिधर तार है उधर वार्निंग साइन लगा देंगे। ठीक है, और वर्कर को अवेयरनेस ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वर्कर अवेयर रहें, उधर ना जाएं, और वर्कर को पता चले कि वार्निंग साइन किसके लिए लगा है, क्यों लगा है, और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के माध्यम से हम लोग वर्कर को क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। और हमारा जो एक ऑप्शन होता है वो पीपी का, कि वर्कर को हम सेफ्टी शूज देंगे, खासतौर पर ऐसा शूज देंगे जो स्लिप रेसिस्टेंस हो, आसानी से ना फिसले। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम तीसरे जो स्टेप्स होते हैं ना, हम रिस्क का इवोल्यूशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, और उसका प्रिकॉशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब प्रिकॉशन हम लागू करते हैं तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल या हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का हम क्या करते हैं, रास्ता अपनाते हैं, और हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल मेथड्स के थ्रू हम कोशिश करते हैं वहाँ रिस्क को कंट्रोल करने का। अब उसके बाद जो चौथा मेथड होता है वो होता है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। हम जो जो ढूंढ करके निकाले हैं, ठीक है, क्या निकाले हैं ढूंढ कर, हमने ढूंढ कर ये निकाला है कि वहाँ एक केबल है जो फ्लोर पे गिरा हुआ है, यही हमने ढूंढ के निकाला है। तो हम लोग चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं जो कुछ हमने ढूंढा है, जो जो मेजर यानी सिग्निफिकेंट जो कुछ भी हमने फाइंड किया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कुल मिला के आसान शब्द में ये कह सकते हैं कि हम हैजर्ड्स को जो लिखते हैं, ठीक है, लिखने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि का कौन रिस्क का सामना करा हमने, हु इज एट रिस्क, यानी रिस्क पर कौन है। ठीक है, फिर जो कुछ एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसको हम देखते हैं कि पहले से वहाँ क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल है, और एडिशनल क्या मतलब कंट्रोल मेजर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और इसको हम लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें रिकॉर्ड की, तो हैजर्ड में क्या था, हैजर्ड में हमारा केबल था जो फ्लोर पे गिरा हुआ था। अगर हम रिस्क की बात करें तो मीडियम रिस्क है, ट्रिप फॉल होने पर इंजरी हो सकती है। ठीक है, कंट्रोल में हम क्या लेंगे, कंट्रोल में ये लेंगे कि रूट केबल ओवरहेड, कि हम केबल का जो रूट है ना, रास्ता है ना, वो ओवरहेड कर देंगे, यानी ऊपर टांग देंगे, या केबल को हम ढक देंगे। ठीक है, या हम वहाँ एक वार्निंग साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो चौथा जो हमारा रिस्क असेसमेंट का स्टेप्स होता है यही होता है कि हम रिकॉर्ड करेंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लागू करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पांचवा जो हमारा होता है वो ये होता है कि रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी, कि हम जो कुछ भी वहाँ रिव्यू किए हैं, जो कुछ भी हम रिस्क असेसमेंट के माध्यम से हम वहाँ चीज़ों को नोट डाउन किए हैं, उसके बाद उसको फिर हम कंट्रोल के तौर पे उसको लिए हैं, तो हम उसको रेगुलर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या जो कुछ हम कंट्रोल मेजर लिए हैं वो उतना इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कि इफ़ द वर्क shop layout changes or a new machine is installed with extra cables,
रिव्यू देयर असेसमेंट एंड अपडेट कंट्रोल्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हम देखेंगे कि जहाँ पे ये हमने कंट्रोल मेजर लिया है, क्या अलग से फिर से कोई मशीन तो नहीं आ गई, फिर मशीन आने की वजह से कोई तार तो फिर ग्राउंड पे नहीं आ गया। इस तरह की चीज़ों को हम देखेंगे और देखेंगे कि हमने जो कुछ भी कंट्रोल मेजर लिया है वो इफ़ेक्टिव है या इफ़ेक्टिव नहीं है। वो अगर इफ़ेक्टिव है तो ठीक है, अगर इफ़ेक्टिव नहीं तो फिर से हम रिव्यू करेंगे और जो भी कंट्रोल मेजर लेने की ज़रूरत है तो हम लेंगे। तो 5वें में वही होता है कि जो कुछ भी हम किए हैं उसको फिर से हम पुनः रिव्यू करेंगे, देखेंगे और अगर लगता है कि नहीं इफ़ेक्टिव नहीं है, फिर से हम अपडेट करेंगे जहाँ हमको ज़रूरी लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मैक्स सेफ्टी एट